कि मतलब जब आप संविधान पे विश्वास नहीं कर रहे, सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहे, कानून पे विश्वास नहीं कर रहे, तो फिर आप करो किस पे विश्वास रहे? विपक्ष की भी आलोचना करूंगा, कोई विपक्ष मेरा सगा नहीं है, मैं तो जनता हूँ। परिजन है कुछ जो देश आजादी से लेके अब तक दावा कर रहा हो, इस परिवार का ही राज है। अच्छा ये बताइए लास्ट गांधी परिवार को कौन सा उनकी कुर्सी हटा के हमारे प्रधानमंत्री की साइड की जाती थी और बाहर से जितने प्रेसिडेंट आते थे उनके साथ वार्तालाप सोनिया गांधी करती थी कि जब भी चुनाव के नतीजे 3 दिन 2 दिन में आते हैं उस दिन कांग्रेस जीतती है, ईवीएम का घपला नहीं होता है। बिल्कुल आज इनकी मुहिम एलन मस्क कौन है? एक मिनट, एलन मस्क कौन है? एलन मस्क कौन है? ईवीएम हैक करी जा सकती है टेक्नोलॉजी की डेट में। आज का सबसे बड़ा मास्टर एलन मस्क को कहा जाता है। अब उसकी बात पे भी यकीन नहीं। बार बार कांग्रेस कह लीजिए, विपक्ष कह लीजिए, बार बार कोशिश कर रही है बताने की कि बीजेपी जो है पहलवान, किसान, जवान के विरोधी है। बिल्कुल। और हरियाणा से बड़ा तो ना किसान है, ना जवान है, ना पहलवान है। मानते हैं अब ये रिजल्ट क्या समझ में आएगा कुछ कांग्रेस को या बीजेपी को? क्या मैं सीधी बात रिजल्ट समझने के लिए 2 लाइनें काफी हैं। ये लोग जो है वो हार गया, तंत्र जो है वो जीत गया। किस तरीके? देखिए इस तरीके से फिर कभी हारेंगे करनाल में, हिसार में, जींद में, आप 3 जिलों में देखिए करीब 14 सीटों पे ऐसा आ जाए कि जहाँ पे ईवीएम आपको 99% फुल चार्ज मिली। इलेक्शन होने के बाद 2 दिन वहाँ स्ट्रांग रूम में रखी होने के बाद जब वो ईवीएम बाहर आ रही है वो 99% चार्ज थी, और जबकि और बाकी सारी मशीनें जो है कोई 20%, कोई 25%, कोई 30% थी काउंटिंग के वक्त। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग हार गया, तंत्र जीत गया। तो पहली चीज इस हिसाब से तो सर ये फिर कभी हारेंगे नहीं, वो कभी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। अगर विपक्ष ने, बाकी मैं साफ अब कहता हूँ जी, विपक्ष को सारे मुद्दे छोड़ के सिर्फ एक मुद्दे पे फोकस करना चाहिए। वापिस बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब विपक्ष के इतनी आबादी तो क्या हुआ सर, संसाधन भी तो उतने हैं। आपके बीएलओ तब भी इतने हैं, तब भी उतने हैं। आपके काउंटिंग एजेंट तब भी उतने, तब भी इतने हैं। अगर 100 करोड़ वोटर हैं तो 10 या 20 करोड़ हमारे उसमें काम करने के लिए लोग भी हैं। आपका बोलने सीधी सी बात है। एक मिनट ठीक है जी। दूसरी बात, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। विपक्ष की सबसे बड़ी गलती क्या है? विपक्ष जो उसके मतलब के मुद्दे होते हैं उसको नहीं उठाता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह था जिसने बाकायदा बैलेट पेपर में भी हेराफेरी करी थी, लेकिन आज भी वो खुला घूम रहा है। विपक्ष में किसी भी दल ने आवाज नहीं उठाई कि उसे जेल में उठा के डालो। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि इसे जेल में होना चाहिए, लेकिन फिर भी विपक्ष हमारा सोया रहा, ढीला रहा। तो उस ढीलेपन का नतीजा ये है कि आज विपक्ष हार बैठा है। सीधी सी बात है। विपक्ष की भी आलोचना करूंगा, कोई विपक्ष मेरा सगा नहीं है भाई साहब, मैं तो जनता हूँ। जिस तरीके से मोदी जी बार बार बात करते हैं परिवारवाद की, जब यहाँ दलाल और दामाद की बात हुई और इस तरीके की चीजें बार बार मतलब जताने की कोशिश करते हैं कि बटोगे तो ये मौज करेंगे। ये सारी चीजें करते कहीं ना कहीं लोगों के गले उतरती है और बात, और इन चीजों के ऊपर इनका ना तो कोई सटीक जवाब आता है। उल्टा ये कहते हैं कि जी अयोध्या में वहाँ पे नाच गाना हुआ। अयोध्या जैसी जगह है, हिंदुओं का कम से कम आस्था का आप इतना तो समझोगे कि वहाँ इस तरीके की बात बोलना कि वहाँ नाच गाना हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मतलब हिंदुओं से इस तरीके की नफरत नहीं दर्शाता है कुछ इस तरीके की। आप क्या? ठीक बात है आपकी। वो बात जो शब्द कहेगा कि नाच गाना हुआ, ये चीज गलत है। उसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि हाँ चलो जैसे भी हुआ, लेकिन वो कुछ एक शब्द राजनीति में बड़े तोल मोल के बोलने चाहिए। शब्दों का बड़ा हेरफेर हो जाता है, कुछ की कुछ बात कहीं की कहीं चली जाती है, लोगों के दिमाग में पिंच कर जाती है। लेकिन ये सब बोलने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद भी जो है वोटर जो है ये पोलराइज है इस टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी ने बोल दिया कि नाच गाना हुआ तो मैं राहुल गांधी से नाराज हो गया और मैं कांग्रेसी हूं और मैंने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वोट जो कांग्रेस का वो फिर भी विरोधी है, वो तो साबित करती रहेगी। उसकी बात भी तो बढ़ावा देती है ना भाई साहब। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई बीजेपी की? 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, इन्होंने धर्म को धंधा बनाया था। 10 साल तक बैठे रहे, कोई इनको हासिल नहीं हुआ। 80 से लेकर 90 तक। 90 में जब इन्होंने देखा कि हमारा पूरे देश में कोई नाम लेवा नहीं है, हमारे को कहीं भी चुनाव में कहीं भी कोई बढ़त हासिल नहीं हो रही, हमें कोई लोग वोट नहीं दे रहे, तब इन्होंने 90 में सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली और जहाँ से वो रथ यात्रा निकली वहाँ उत्तेजक भाषण दिए गए। 90 तक तो मैं जहाँ तक समझ रहा था कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं थी, ना इंदिरा गांधी जी को फेस करना पड़ा। आप कैसे बात करेंगे? विपक्ष नाम की चीज 77 में जनता पार्टी क्या थी साहब? 77 में जनता पार्टी क्या थी? इमरजेंसी में। अरे 77 में जनता पार्टी क्या थी? राजनारायण साहब ने इंदिरा गांधी तक का चुनाव कैंसिल करवा दिया था। क्या वो विपक्ष नहीं था? लोहिया जी विपक्ष में नहीं थे? नहीं, किस लेवल का नहीं था? जब एक विपक्ष का नेता, यार स्ट्रॉन्गेस्ट में बात कैसे कम रह गई? जब एक विपक्ष का नेता जो है एक प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री का इलेक्शन ले जाके कैंसिल करवा सकता है और तथ्यों के साथ करवा सकता है, तो क्या विपक्ष मजबूत नहीं था? क्या जुडिशरी मजबूत नहीं थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा गांधी हारी थी, क्या उस वक्त विपक्ष मजबूत नहीं था? क्या लोग मजबूत नहीं थे? क्या जुडिशरी मजबूत नहीं थी? थी मजबूत, तो तब भी मजबूत थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसी 2.5 साल के शासनकाल में वो विपक्ष अपना करिश्मा नहीं दिखा पाया। 80 में फिर आम चुनाव हुए, 80 में फिर कांग्रेस की वापसी हो गई। अब ये देखिए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के अकॉर्डिंग ठीक है, पहले से पोजीशन लेकिन नहीं आ रहे।
अयोध्या यूपी में देखे किस तरह के हाल हुए, लेकिन बीजेपी ने तो ये तंत्र या इस तरह के सिस्टम और मशीन के ऊपर गड़बड़ी इस तरह का आरोप नहीं लगाया। ये इस तरह के लगा रहे हैं, तो ये फिर ये किस तरह गलत लोगों को तरीके कि ये किसके मतलब जब आप संविधान पे विश्वास नहीं कर रहे, सिस्टम पे विश्वास नहीं कर रहे, कानून पे विश्वास नहीं कर रहे, तो फिर आप करो किस पे विश्वास रहे, जो जनता पे विश्वास नहीं। विश्वास की आपने बात करी, अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। सुनील सांगवान हरियाणा में वो सुनारिया जेल का जेलर, जिसने बाबा राम रहीम जिसे कहा जाता है बलात्कार के आरोप नहीं, बलात्कार के सजा याफ्ता होने के बाद 20 साल की उसको सजा मिली हुई है। पिछले 4 साल के अंदर उसे करीब 1 साल की उसे पैरोल दे दी गई है। अभी अगस्त में दी गई थी, सितंबर बीच में गुजरा, अक्टूबर में फिर इलेक्शन होते ही उसे पैरोल दे दी गई और उसने बाहर आते ही कह दिया बीजेपी को मेरा समर्थन है। ऐसे लोगों को, और उसने वहां से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गया। जब बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है तो ये संविधान खतरे में है या नहीं है, ये बताइए। एक आदमी 4 साल से जेल में पड़ा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन एक जो इतना ताकतवर इंसान है 4 साल में 9 बार पैरोल ले लेता है और वो बाहर आ जाता है। किस वजह से आ जाता है, क्या उसके पैरोल का आधार है? तो फिर संविधान खतरे में है या नहीं है, ये बताइए। मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये जितनी भी चीजें आप, मैं वैसे मोटी मोटी बात कर, हाँ जी, मोटा मोटी, जो भ्रष्टाचार हो, चाहे ड्रग का सिस्टम हो, जितनी भी बुराई देश के अंदर हो, ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने राज किया है। ये उस टाइम पैदा हुई है कि नहीं हुई है? आज सब चीज के लिए कहा जाता है कि जी माल्या लेके चला गया, माल्या को दिया किसने? मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई बुराई के लिए कांग्रेस आगे बढ़ के एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, जनता के सामने मानती क्यों नहीं है कि ये चीजें है? क्योंकि देखो ये विपक्ष की भी एक बहुत जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आलोचना करी कांग्रेस का इस तरह का रवैया, एक तरफा एक समुदाय विशेष के लिए बात करना, जी सबका उनका हक है, और हिंदुओं के लिए इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। नहीं, आप अगर इसमें हिंदू मुस्लिम को लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब हमारे पहले प्रथम चुनाव हुए थे, क्या चुनाव थे हमारे 1951 में आम चुनाव हुए, अगर कांग्रेस एक तरफ लेके चलती है, एक तुष्टीकरण की नीति पे चलती, तो क्या हमारे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते? क्या सरदार बलदेव सिंह जो है अलग कम्युनिटी से होने के बावजूद, अलग पार्टी होने के बावजूद हमारे पहले रक्षा मंत्री बनते? अम्बेडकर साहब जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, उसके बावजूद उन्हें अपने भारत में कानून मंत्री बनाया गया। उसके बाद आपके तीसरे जो है बलदेव सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के थे, धुर विरोधी थे कांग्रेस के, उसके बावजूद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। तो क्या कांग्रेस एक तरफ चलती थी? कांग्रेस सबको साथ लेके चलती थी ना। उन्होंने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आपको याद है ना, अमेरिका गए थे, इलाज कराने गए थे, राजीव गांधी जी ने भेजा था। विपक्ष में होने के बावजूद उन्हें प्रतिनिधिमंडल में शामिल करा गया था कि भारत की बात आप बढ़िया तरीके से रख सकते हैं। और उसके पीछे दूसरा मुद्दा क्या था? अटल जी बीमार थे, उनको इलाज की जरूरत थी, खर्चा वो नहीं कर सकते थे, उनका खर्चा भी दिया गया। बाद में अटल जी ने इस बात को रिवील करा, राजीव गांधी जी ने इस बात को कभी रिवील नहीं करा कि मैंने उन्हें इस वजह से भेजा था। उन्होंने हमेशा इस बात को आगे करा कि अटल जी जो है हमारे भारत का विदेश नीति में उनकी अच्छी पकड़ है, पक्ष ढंग से रख सकते हैं। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस एक तरफा चलती है? कांग्रेस के राज में थोड़ी सी एक लाइन और बस, कांग्रेस के राज में दलित आपने राष्ट्रपति देख लिया, सिख आपने राष्ट्रपति देख लिया, और उसके बाद मुसलमान आपने राष्ट्रपति देख लिया। कौन सी कम्युनिटी उसने छोड़ी? बीजेपी भी करती है। बताइए कौन है? कलाम को बनाया राष्ट्रपति, यहाँ दलित की बात हो रही है, राष्ट्रपति, सारी चीजें बताइए कौन है, बताइए। कलाम साहब की नींव किसने रखी थी? विकास की बात कर ही रही है सबका। पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी संसद की। 303 सीटों में से एक मुझे मुस्लिम का नाम बताइए। तो आप कंपेयर करें ना, मेरे पास डाटा है, अभी मेरे पास है ना डाटा, आपकी बार बता दीजिए। एक चीज, नेहरू जी आजादी से लेकर नेहरू जी का खानदान, आज राहुल गांधी भी दावा करते हैं, और एक तरह से देखा जाए विपक्ष में वही एक है। क्या ये मतलब इससे बड़ा परिवारवाद, क्या देश की इतनी विडंबना है? 140 करोड़ की आबादी और एक परिवार का छत्र कोई ना कोई, चाहे प्रियंका गांधी को आगे लाना हो, चपाट, मतलब ये क्या देश की हित की चीज है? अगर हम पार्टीबाजी छोड़े हैं, हाँ जी, पार्टीबाजी शुरू से लेके, और ये परिवारवाद की बात करते हैं, यहाँ जैसा की बात करेंगे कभी उसकी बात, जो कंपैरिजन है, जो देश आजादी से लेके अब तक दावा कर रहा हो इस परिवार का ही राज होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, लास्ट गांधी परिवार से कौन था सर? राज कौन था और कब था? राजीव गांधी कब से कब तक? और सोनिया गांधी भी थी। एक मिनट, बैक में नहीं, फ्रंट की बात होती है। बैक से तो आप किसी को, बैक से तो आप मुझे बना दो प्रधानमंत्री। अल्टीमेटली मैं बन जाऊंगा। तो देखो सोनिया गांधी का था, सोनिया गांधी ने खुद मना किया था पीएम बनने से, लेकिन उनको पीएम बनाने के लिए कांग्रेस ने मना करा था ना। राजीव गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थे 89, और 89 से अब क्या चल रहा है सर? 2024, 35 साल इस बात को हो गए। 35 सालों के बाद 5 साल हमारे पीवी नरसिंह राव जी भी रहे, 10 साल मनमोहन सिंह जी भी रहे। क्या ये गांधी खानदान के थे? बताइए। फिर आप कैसे कह सकते हैं? अब आप कहते हैं कि पीछे से ये थे, पीछे से वो थे। हमारे मनमोहन सिंह जी भी रहे प्रधानमंत्री, ठीक है जी, और सिख थे, पढ़े लिखे शास्त्री थे, लेकिन कभी आपने
आज तक भारत छोड़ो विदेशों में कभी देखा कि एक प्रधानमंत्री जब विदेश से कोई प्रेसिडेंट आए, कोई नेता आए, उससे वार्तालाप प्रधानमंत्री करता है या अध्यक्ष करेंगी सोनिया गांधी जी? मतलब उनकी कुर्सी हटा के हमारे प्रधानमंत्री की साइड की जाती थी और बाहर से जितने प्रेसिडेंट आते थे उनके साथ वार्तालाप सोनिया गांधी करती थी। किस संविधान के तहत करती थी ये शर्मा जी हमें बता देते हैं। अब सुनिए इस बात की जो इन्होंने बात करी, इन्होंने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी है। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, यूपीए की चेयरपर्सन की 10 साल यूपीए की सरकार रही है, उसके नाते उनकी मुलाकात सबसे होती थी, लेकिन सारे अहम फैसले जिन पे सिग्नेचर होने वो मनमोहन सिंह जी के हैं, सोनिया जी के? बता दें जरा भाई साहब, जितने भी अहम फैसले सिग्नेचर के लिए प्रधानमंत्री को रखा था सर। अरे भाई अब सिर्फ सिग्नेचर के लिए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। इन्होंने क्या कहा? सिग्नेचर मनमोहन सिंह जी के होंगे या फैसले किसने लिए? एक मिनट, 2007-8 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आया हुआ था। मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां थी ना कि भारत में रिसेशन से अछूता रहा, क्यों रहा था? तब क्या सोनिया जी बैठ के पॉलिसी बना रही थी कि मनमोहन सिंह जी पॉलिसी बना रहे थे? रघुराम राजन जो है गवर्नर हमारे, वो पॉलिसी बना रहे थे या सोनिया जी बना रही थी? कौन बना रहा था? इतनी सी बात कौन बना रहा था? किस संविधान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी का अपमान किया जाता था कुर्सी छीन करके? आप मुझे इसका बताइए। आप ये एक फोटो ऐसी दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे सोनिया गांधी बैठी हुई हो, वार्तालाप करते हैं। 10 दिखा दूंगा शर्मा जी। और यही शर्मा जी अभी यही शर्मा जी 3 दिन पहले, यही शर्मा जी 3 दिन पहले, यही सुनोगे, यही शर्मा जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि मेरी ये खुद की सोच है कि जब भी चुनाव के नतीजे 3 दिन 2 दिन में आते हैं उस दिन कांग्रेस जीती है, ईवीएम का घपला नहीं होता है। आज इनकी मुहिम, उसके बाद अगर भाजपा 20 सीटों से ऊपर ले आई तो मैं आधा किलो जलेबी एक्स्ट्रा मंगा के खिलाऊंगा। अब ये पूछिए जलेबी है क्या इसमें? जलेबी आपको खिला देंगे, जलेबी आपको खिला देंगे। हाँ जी, मशीन से जलेबी बनाने की बात कह रहे थे राहुल, और मशीन पे भरोसा नहीं है। बताइए आप मशीन का क्या गड़बड़ है? देखिए, जलेबी बनाना और ईवीएम में वोट, आपको पता है एलन मस्क कौन है? सर एलन मस्क कौन है? आप हंसे मत है। नहीं हंसिए मत, कोई बात नहीं, आपको हंसने का पूरा मौका मिलेगा। एलन मस्क कौन है? ऐसा अभी तो एलन मस्क कौन है? अभी तो एलन मस्क कौन है? एक मिनट, एलन मस्क कौन है? एलन मस्क कौन है? ट्विटर का भी मालिक है और भी अब याद देखो, एक मिनट और आज की डेट में पता है उसने स्पेस में जो है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर दी है कि वो 2029 तक मंगल पे यान भेज देगा, अपने बलबूते पर भेज देगा। जब वो एलन मस्क कह रहा है कि एआई के थ्रू जो है ईवीएम हैक करी जा सकती है, टेक्नोलॉजी की डेट में आज का सबसे बड़ा मास्टर एलन मस्क को कहा जाता है। आप उसकी बात पे भी यकीन नहीं करेंगे? बताइए, और अगर ठीक है सत्य कर दी। एक्चुअल में जब इलेक्शन कमीशन बोलते, सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जब इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप आइए हमारे पास में और हैक कर दीजिए, हमारे सामने हैक करिए, तब कोई पार्टी नहीं जाती है। क्यों? भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, यात्रा क्यों नहीं? इतना वो है क्यों नहीं करते? फोगाट जीती, उसका इलेक्शन रद्द करवाओ। कांग्रेस की 36 सीटें रद्द कराओ, कोई भी कश्मीर का रद्द कराओ, कश्मीर का रद्द कराओ। मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, सब भाग जाएगा, मेरा एक प्रश्न, अरे सब भाग जाएगा। बोलो, छोटा सुन लो। 2014 में भाई साहब 9 बजे जा रही थी तो इनके कोई रक्षा मंत्री होते थे एंटोनी करके। रुक तो जा भाई, रुक तो जा, रुको तो सही भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। उस टाइम रक्षा मंत्री एंटोनी करके होते थे, उन्होंने बोला कि जब नेक्स्ट सरकार बनेगी तो हम करेंगे, हमारा बजट ही खत्म हो गया। इस तरीके से सरकार चला के और यहाँ पे कहना जी सब बेच दिया है, जब आप और कुछ छोड़ के जा ही नहीं रहे थे तो बेच क्या दिया मोदी ने। और इन सबको माल्या को, इन सबको लोन या जिस तरीके की चीजें की गई है, किसके राज में की गई है, तो उसके ऊपर अपना बात करके घराना जी इन्होंने बेच दिया। ये कहाँ तक मतलब जायज बात है? एलआईसी के शेयर्स किसने बेचे? एलआईसी के शेयर किसने बेचे? आईटी, एक मिनट भाई साहब, बात तो पूरी करनी थी, बीच में काट रहे हो यार। एक ही सवाल कर लो, याद कर लो। एलआईसी के शेयर किसने बेचे? सरकार ने। आईडीबीआई के शेयर किसने बेचे? सरकार ने। और उसके बाद बीपीसीएल के शेयर कौन बेच रही है? सरकार बेच रही है। क्यों बेच रही है भाई साहब? आज सुनिए, 67 सालों में पूरी सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने मिलकर विदेशी कर्ज लिया मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद हमारी मोदी सरकार आती है, पिछले 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए और विदेशी कर्ज बढ़ा के, और उसके बाद इनका पेट नहीं भर रहा, फिर भी सारे सरकारी उपक्रम बेचने में लगे हुए, पैसा इकट्ठा करने में लगे। इसलिए भाई साहब हमारे देश की जीडीपी कहाँ चल रही है? एक सेकंड रुकिए, ये अभी क्या बोले शर्मा जी? नहीं सुनिए, पकड़ो
सुनिए मेरी बात, चुप रहो, एक सेकंड चुप रहो। आपने जो बोला सर सुनिए, आपने जो बोला LIC के लिए इन्होंने बोला LIC ने सबसे ज्यादा 17,000 करोड़ का नेक्स्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में मुनाफा बुक किया है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और ये जो कह रहे हैं सर, आपने जो कहा 55 लाख करोड़ का, जब 2004 में यूपीए की सरकार आई थी 7 लाख करोड़ का कर्ज था। जब यूपीए की सरकार गई 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था। कितना हुआ? 8 गुने। सर सुनिए, 7 लाख करोड़ नहीं, अब सुन लीजिए सर, अब सुन लीजिए 55 लाख करोड़ का कर्ज 8 गुना सुनिए। और अब एक्सटर्नल सुन लीजिए, और एक्सटर्नल डेट जो था कांग्रेस के टाइम में वो 23.2 था, अभी 18.7 है। समझे? एक्सटर्नल डेट अभी 18.7 है। क्या वो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कांग्रेस की सरकार में 23.2 था, अभी 18.7 है। जीडीपी हिसाब से, इनके हिसाब से जीडीपी आज हमारी कितनी है? पौने 4 ट्रिलियन डॉलर की। और हमारा जो है पौने 4 ट्रिलियन डॉलर में हमारे पर कर्ज 2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर, फिर आधे 50% से ज्यादा। एक मिनट, ऐसा है, इकोनॉमी अलग चीज है और जीडीपी अलग चीज है। हमारी जीडीपी 6.5 से ऊपर चल रही है। 6.5 से ऊपर चलिए, धन्यवाद। एक मिनट, चल रही है, ये नहीं रुकेंगे, मुझे मालूम है, ये नहीं रुकेंगे, भागते आज भागेंगे वो। अमेरिका की जीडीपी 4.9 है, चाइना की 4.5 है। हम वर्ल्ड में पहले नंबर पे चल रहे हैं एज ए जीडीपी, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके आज हम 142 करोड़ लोग हैं, और अगर 155 लाख करोड़ का कर्जा है, तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी बैंक हैं वो कर्जा देके ही चलते हैं, ब्याज लेते हैं, और जिसकी इज्जत होती है उसी को कर्जा मिलता है, और इज्जत उसकी होती है जिसकी नीयत साफ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के ड्रेस के ऊपर ऐतराज उठाना, देश बेच दिया, इस तरीके की बातें कह के कहीं ना कहीं ये चीजें विपक्ष साबित करने की कोशिश करता है कि देश को एकदम इन्होंने बर्बाद कर दिया है। लेकिन जो इनकी बातें होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे से, और यही कुछ समझने की कोशिश की। आपने देखा शर्मा जी जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, अक्सर दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे, और हमारे साथ और लोग भी जुड़े। कहाँ तक सहमत है आप? जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।